आज की वीडियो में सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी का अनशन और अंबेडकर का वक्तव्य। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल ज्वाइन ज़रूर करें और बाबा साहेब अंबेडकर से संबंधित सभी वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। और एजुकेशन से संबंधित और नई भर्तियों के बारे में हम जानकारी लेके आते रहते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि क्या बात हुई थी गांधी जी और अंबेडकर के मध्य। तो इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी अछूतों को एकमात्र प्रतिनिधि होने का सवाल करते रहे। उन्होंने एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में अपना दावा किया कि वे सम्मेलन द्वारा मान्यता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। गोलमेज सम्मेलन को उन्हें नज़रअंदाज कर देना चाहिए और उच्च जातियों, हिंदुओं तथा कांग्रेस के रहमो कर्म पर छोड़ देना चाहिए। किंतु बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी के दावे का सफलतापूर्वक विरोध किया और उनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल हासिल कर लिया। गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर की दलितों को भांपकर महात्मा गांधी ने दबाव डालने की युक्ति का सहारा लिया। यहाँ तक कि गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी ने यदि दलित वर्गों की मांगें स्वीकार की गई तो अनशन करने की धमकी दे डाली। तो गांधी जी ने ना तो धमकी दी थी उस समय गोलमेज सम्मेलन में, इसलिए क्योंकि बाबा साहब ने दलितों की ओर पक्ष किया था। बाबा साहब चाहते थे कि दलित भी सभी के बराबर आए। तो फिर क्या होता है कि जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय के द्वारा दलित वर्गों की मांगें स्वीकार कर ली, यानी बाबा साहब ने जो मांगें रखी थी उनको स्वीकार कर ली, तो गांधी जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। प्रधानमंत्री ने उनका जवाब दिया, किंतु प्रधानमंत्री के तर्कसंगत जवाब की महात्मा गांधी और उसकी कांग्रेस ने अपेक्षा कर दी। उस उत्तर को अस्वीकार करते हुए महात्मा गांधी ने अनशन की तिथि की घोषणा कर दी। अंग्रेज और महात्मा गांधी तथा उनकी कांग्रेस के अलावा दलित वर्गों के नेता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर भी इसके एक पार्टी पक्ष थे। इसलिए अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया। इसलिए पूरा वक्तव्य नीचे दिया गया है। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर क्या कहते हैं, सुनिएगा। गोलमेज सम्मेलन में अछूतों तथा उनकी सांविधिक संरक्षणों की मांगों के संबंध में महात्मा गांधी ने रवैया पर डॉक्टर अंबेडकर का बयान। तो महात्मा गांधी ने जो बात की थी उसके विपक्ष में अंबेडकर ने क्या कहा था, यह है 19 सितंबर 1932 की बात। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे गांधी जी, सर सैमुअल होर तथा प्रधानमंत्री के बीच पत्राचार जो हाल ही में समाचार पत्रों में छपा है को पढ़कर आश्चर्य हुआ, जिसमें उन्होंने यह संकल्प व्यक्त किया है कि सरकार या तो स्वयमेव या फिर जनमत के दबाव में यदि अपना निर्णय नहीं बदलती है और दलित वर्गों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की योजना को वापस नहीं लेती है तो वे आमरण अनशन शुरू कर देंगे। महात्मा गांधी के आत्म बलिदान के द्वारा मुझे जिस विकट स्थिति में डाल दिया क्या उसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। यह बात मेरी समझ से बाहर है कि महात्मा गांधी सांप्रदायिक प्रश्न से उपजे मुद्दे पर अपनी जान की बाजी क्यों लगा रहे हैं, जिसे सवेरे उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में अपेक्षाकृत रूप में मामूली महत्व का बताया था। वास्तव में यदि गांधी जी की सोच की भाषा में कहें तो यह प्रश्न भारतीय संविधान की पुस्तक की मात्र परिविष्ट जैसा था, न कि उसके मुख्य अध्याय जैसा। उनका ऐसा करना न्याय संगत होता यदि महात्मा गांधी इस कठोर कदम आमरण अनशन का सहारा देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए करते हैं, जिसके लिए गोलमेज सम्मेलन की बहसों में यह इतना अधिक जोर देते रहे। यह आश्चर्य की बात है कि महात्मा गांधी सांप्रदायिक निर्णय में एकमेव दलित वर्गों के विशेष प्रतिनिधित्व को अपनी जान देने का
बहाना बनाए। पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार केवल दलित वर्गों को ही नहीं दिया गया है, बल्कि भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन के साथ साथ मुसलमानों तथा सिखों को भी दिया गया है। इसी प्रकार पृथक निर्वाचक मंडल जमींदारों, श्रमिकों तथा व्यापारियों को भी प्रदान किया गया है। महात्मा गांधी मुसलमानों तथा सिखों के अलावा शेष प्रत्येक और अन्य सभी वर्गों के विशेष प्रतिनिधित्व का विरोध कर चुके थे। फिर भी महात्मा गांधी ने दलित वर्ग को छोड़कर प्रत्येक को विशेष प्रतिनिधित्व बरकरार रखने के लिए चुना। दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के परिणामों के बारे में व्यक्त महात्मा गांधी का भय मेरी राय में विशुद्ध काल्पनिक है। यदि मुसलमानों और सिखों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान करने से राष्ट्रीय विखंडित नहीं हो रहा है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि सभी दलित वर्गों को पृथक निर्वाचक मंडल देने से राष्ट्र विखंडित हो जाएगा। उनकी अंतरात्मा तब नहीं जोड़ती है जब गैर दलित वर्गीय समुदायों तथा वर्गों के विशेष निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करने से राष्ट्र विखंडित हो रहा है। मैं सुनिश्चित हूँ कि अनेक लोग यह अनुभव करते हैं कि यदि कोई वर्ग जिसको स्वराज के संविधान के अंतर्गत बहुसंख्यों के उत्पीड़न से अपनी रक्षा करने के लिए विशेष राजनीतिक अधिकार दिए जाने का पात्र है, तो वह दलित वर्ग ही है। यह वह वर्ग है जो निसंदेह अपना अस्तित्व बनाए रखने की स्थिति में नहीं है। जिस धर्म से उन्हें नत्थी कर दिया गया है, वह उन्हें कोई असम्मानजनक स्थान देने के बजाय सामान्य सहजीवन के अयोग्य और कोटि होने की ठप्पा उन पर लगा देता है। आर्थिक रूप से यह ऐसा वर्ग है जो रोजमर्रा की जीविका अर्जित करने के लिए पूरी तरह उच्च जातीय हिंदुओं पर आरक्षित है और उनके पास आजीविका का कोई स्वतंत्र मार्ग नहीं खुला है। हिंदुओं के सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण ही अब सब मार्ग बंद नहीं है, बल्कि संपूर्ण हिंदू समाज की सुनिश्चित कोशिश है कि प्रत्येक संभव दरवाजे को बंद कर दिया जाए ताकि दलित वर्गों को जीवन के पैमाने पर कभी ऊपर उठने के अवसर की इजाज़त न मिल सके। वास्तव में यह कहना उचित न होगा कि प्रत्येक गांव में हिंदू लोग आपस में कितने ही विभाजित क्यों न हों, किंतु वे सदैव दलित वर्गों जो बिखरे हुए लोगों के छोटे छोटे समूहों के साधारण भारतीय नागरिक हैं के किसी भी प्रयास को क्रूरता से कुचल देने के सतत षड्यंत्र में संलग्न रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में निष्पक्ष मस्तिष्क के सभी व्यक्तियों को मानना पड़ेगा कि ऐसा समुदाय के पास जो संगठित उत्पीड़न के विरुद्ध अपने जीवन संघर्ष में आगे बढ़ने में बिल्कुल लाचार हो, यदि एकमात्र मार्ग शेष रह जाता है कि अपनी रक्षा के लिए उसे राजनीतिक शक्ति का कुछ हिस्सा प्रदान करना परमावश्यक है। जो व्यक्ति दलित वर्गों के लिए इतनी अधिक राजनीतिक शक्ति प्रदान करने के लिए जी जान से लड़ता जितनी कि नए संविधान में संभव होती है, तो मैं सोचता कि वह व्यक्ति दलित वर्गों का शुभचिंतक है। किंतु महात्मा गांधी के सोचने का तो तरीका ही अजीब है, तो और निश्चित रूप से वह मेरी समझ से बाहर है। वह सांप्रदायिक निर्णय के अंतर्गत दलितों को प्राप्त मामूली राजनीतिक शक्ति का न केवल समर्थन करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि उनके विपरीत वे उन्हें उस थोड़ी सी चीज़ से भी वंचित कर देना चाहते हैं जो उन्हें मिल पाई है। दलितों को राजनीतिक अस्तित्व के दायरे में पूरी तरह निकाल फेंकने का महात्मा गांधी का यह पहला प्रयास नहीं है। इसके काफ़ी पहले अल्पसंख्यकों का समझौता था। महात्मा गांधी ने मुसलमानों और कांग्रेस के बीच एक समझौता कराने का प्रयास किया था। उन्होंने मुसलमानों की 14 सूत्री मांगों को स्वीकार करने का प्रयास किया था और उसके बदले में दलित वर्गों की ओर से किए गए सामाजिक प्रतिनिधित्व के मेरे दावों का विरोध करने
में मुसलमानों से समर्थन मांगा था। यह कहना पड़ेगा कि इस बात का श्रेय मुस्लिम प्रतिनिधियों को है कि उन्हें ऐसे काले कारनामे की एक पार्टी बनने से साफ इनकार कर दिया और जो मुसलमानों तथा महात्मा गांधी के संयुक्त विरोध के परिणाम स्वरूप दलितों के लिए एक मुसीबत में परिवर्तित हो सकती थी, इसलिए उससे दलितों को बचा लिया। मैं सांप्रदायिक निर्णय के प्रति महात्मा गांधी के विरोध को समझने में असमर्थ हूँ। उनका कहना है कि सांप्रदायिक निर्णय ने दलित वर्गों को हिंदू समाज से अलग थलग कर दिया, जबकि दूसरी ओर डॉक्टर मुंजे, जो हिंदू मामलों के अधिक सशक्त और प्रखर समर्थक हैं और उनके हितों के उग्र हिमायती हैं, इस मामले को बिल्कुल भिन्न नज़रिए से देखते हैं। लंदन से आने पर जो भाषण वे दे रहे हैं उनमें वे कह रहे हैं कि एक सांप्रदायिक निर्णय से दलितों और हिंदुओं के बीच किसी प्रकार का अलगाव नहीं हुआ है। वास्तव में उनकी शेखी तो यहाँ तक की है कि उन्हें दलितों को हिंदुओं से अलग करने के मेरे प्रयासों ने में मुझे पराजित कर दिया है। मैं निश्चित हूँ कि सांप्रदायिक निर्णय की अपनी व्याख्या करने में डॉक्टर मुंजे सही हैं। हालांकि मैं सुनिश्चित नहीं हूँ कि उनका श्रेय डॉक्टर मुंजे को देना होगा। इसलिए यह आश्चर्य है कि महात्मा गांधी, जो एक राष्ट्रवादी और एक जिन्हें सांप्रदायिकवादी के रूप में नहीं जाना जाता है, वे सांप्रदायिक निर्णय से, जिसका जहाँ तक दलित वर्गों से ताल्लुक़ है, इस प्रकार अर्थ निकालते हैं कि वे डॉक्टर मुंजे जैसे सांप्रदायिकवादी के अर्थ से बिल्कुल विपरीत हों। यदि डॉक्टर मुंजे सांप्रदायिक निर्णय में दलित वर्गों का हिंदुओं से किसी प्रकार का अलगाव अनुभव करते हैं तो उस कारण से तो महात्मा गांधी को बिल्कुल संतुष्ट हो जाना चाहिए था। मेरे ख्याल से सांप्रदायिक निर्णय से न केवल हिंदुओं को संतुष्ट हो जाना चाहिए, बल्कि दलित वर्गों में उन व्यक्तियों जैसे राव बहादुर राजा, मिस्टर बाबू तथा मिस्टर गवई को भी संतुष्ट हो जाना चाहिए, जो संयुक्त निर्वाचक मंडल के पक्ष में थे। मिस्टर राजा के फार्मूले ने मुझे विधानमंडल में काफ़ी प्रफुल्लित किया था। पृथक निर्वाचक मंडल का कट्टर समर्थक और सवर्ण हिंदुओं के अत्याचार का सर्वाधिक उग्र एवं कटु आलोचक अब संयुक्त निर्वाचक मंडल में आस्थावान और हिंदू प्रेमी बन गया। मैं इस चर्चा में नहीं पढ़ना चाहता कि इस परिवर्तन का कितना बड़ा कारण यह है कि उन्हें गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित किए जाने से बाहर कर विस्मृत कर दिया गया था, उससे उबरने की उनकी यह स्वाभाविक आकांक्षा है, अथवा यह कि वास्तव में ईमानदारी से उसकी आस्था में परिवर्तन हुआ है। सांप्रदायिक निर्वाचक की आलोचना के द्वारा जिन बिंदुओं में मिस्टर राजा अड़े हुए हैं वे दो हैं। पहला तो यह कि दलित वर्गों को उनके जनसंख्या के अनुपात के आधार पर जितनी सीटों का अधिकार बनता था, उनकी तुलना में उन्हें कम संख्या में सीटें मिल सकी, और दूसरी यह कि दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग हो गया। मैं उनकी पहली शिकायत से सहमत हूँ, परंतु जब मैं मिस्टर राव बहादुर उन पर यह आरोप लगाना शुरू करते हैं जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में हिंदुओं का प्रतिनिधित्व किया कि उन्हें दलितों के अधिकारों को बेच दिया है, तो मैं यह कहने के लिए बाध्य हो जाता हूँ कि जिन्होंने भारतीय केंद्रीय समिति के सदस्य की हैसियत से क्या किया था। इस समिति की रिपोर्ट ने दलित वर्गों को मद्रास में 150 सीटों में से 10 सीटें मिली थी, मुंबई में 14 में से 8 सीटें, बंगाल में 200 में से 8 सीटें, यूपी में 182 में से 8 सीटें, पंजाब में 140 में से 6 सीटें और बिहार में तथा उड़ीसा में 140 में से 6 सीटें मिली थी। मध्य प्रांत में 124 में 8 और असम में 9 सीटें तथा आदिवासी जनजातियों को 75 सीटें मिली थी। जनसंख्या अनुपात में यह वितरण तुलनात्मक या अनुपातिक रूप में कितना यह बताकर इस वक्तव्य को बोझिल और उबाऊ नहीं करना चाहता हूँ
किंतु इससे कोई संदेह नहीं है कि उसका आशय भयानक रूप से दलित वर्गों का न्यून प्रतिनिधित्व ही है। सीटों के इस वितरण में मिस्टर राजा एक पार्टी थे। निश्चित रूप से मिस्टर राजा को सांप्रदायिक निर्णय की आलोचना करने तथा दूसरों को पर दोषारोपण करने से पहले अपनी याददाश्त को ताज़ा कर लेना चाहिए कि भारतीय केंद्रीय समिति में दलित वर्गों का नैसर्गिक अधिकार था। उनको हासिल करना उन दलितों के लिए आवश्यक था कि मिस्टर राजा ने भारतीय केंद्रीय समिति में अवसर उपलब्ध होने पर भी उन्हें उस पर जोर क्यों नहीं दिया। सांप्रदायिक निर्णय से दलितों के हिंदुओं से अलग होने की इच्छा से मैं सहमत नहीं हो सकता। यदि मिस्टर राजा को पृथक निर्वाचक मंडल से इतनी आपत्ति है तो उनके ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है कि वे पृथक निर्वाचक मंडल में ही चुनाव प्रत्याशी के रूप में खड़े हों। सामान्य चुनाव क्षेत्र में भी खड़े होने तथा उनमें मताधिकार का ठीक वैसा ही अवसर उनके लिए खुला हुआ है और इस स्थिति का उपयोग करने के लिए वे स्वतंत्र हैं। मिस्टर राजा दलितों को गला फाड़ फाड़ कर भरोसा दिला रहे हैं कि दलित वर्गों के प्रति सवर्ण हिंदुओं का पूर्ण हृदय परिवर्तन हो गया है। मिस्टर राजा जब सामान्य चुनाव क्षेत्र से चुनकर जाएंगे तब उन्हें दलितों को संतुष्ट करने के लिए अपनी दलील को सिद्ध करने का मौका मिलेगा। वे हिंदू जो दलित वर्गों के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाने की घोषणा करते हैं उन्हें भी विधानसभा के लिए मिस्टर राजा को चुनकर दलितों के लिए अपना प्यार और सहानुभूति साबित करने का मौका मिलेगा। इसलिए मेरी राय में सांप्रदायिक निर्णय पृथक निर्वाचक मंडल तथा संयुक्त निर्वाचक मंडल व्यवस्था दोनों के समर्थकों को संतुष्ट करना है। इस अर्थ में यह पहले ही एक समझौता बन चुका है और उसे जिस स्थिति में है उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। जहाँ तक महात्मा गांधी की बात है मैं नहीं जानता कि वे क्या चाहते हैं। यह माना जाता है कि पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था के विरुद्ध हैं, परंतु वे संयुक्त निर्वाचक मंडल तथा सुरक्षित सीटों की व्यवस्था के विरुद्ध नहीं हैं। ऐसा समझना बड़ी भूल है। उन्हें आज चाहे जो विचार हो, परंतु जब वे लंदन में थे तो दलित वर्गों के विशेष प्रतिनिधित्व की किसी भी व्यवस्था के खिलाफ थे, चाहे वह पृथक निर्वाचक मंडल के द्वारा हो अथवा संयुक्त निर्वाचक मंडल के द्वारा। वैश्विक मताधिकार पर आधारित सामान्य निर्वाचक मंडल में वोट देने का अधिकार से आगे दलित वर्गों को विधायकों के उनके प्रतिनिधित्व के रूप में वे कुछ देने को तैयार नहीं थे। यह उनका पहला रवैया था जो उन्हें अख्तियार किया था। गोलमेज सम्मेलन के समापन के आसपास उन्होंने मुझे एक योजना सुझाई थी और कहा कि वे उस पर विचार करने के लिए तैयार हैं। यह विशुद्ध रूप से एक प्रारंभिक योजना थी जिसकी न तो कोई संवैधानिक स्वीकृति थी न ही दलित वर्गों के लिए चुनावी कानून के रूप में एक सीट आरक्षित की गई थी। योजना निम्नलिखित थी। जो देखते हैं क्या योजना थी। दलित वर्गों के प्रत्याशी सामान्य निर्वाचक क्षेत्रों में अन्य सवर्ण हिंदुओं के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। यदि कोई दलित प्रत्याशी चुनाव में पराजित हो जाता है तो उसे एक चुनाव याचिका दायर करनी चाहिए कि वह इसलिए पराजित हो गया कि वह एक अछूत व्यक्ति है और उसका निर्णय स्वीकार करना चाहिए। यदि कोई ऐसा ही निर्णय हुआ तो महात्मा गांधी ने कहा कि वह जिम्मेदारी लेंगे कि कुछ हिंदू सदस्य त्याग पत्र देना स्वीकार कर लें और इस प्रकार अपने स्थान या सीटें खाली कर दें। तब वहाँ पुनः चुनाव होगा जिससे पराजित दलित उम्मीदवार अथवा कोई अन्य दलित उम्मीदवार हिंदू प्रत्याशी के विरुद्ध अपना भाग्य आजमाएंगे। उन्हें पराजित होने पर वह पुनः वैसा ही निर्णय प्राप्त करें कि वह इसलिए पराजित हुआ है कि वह अछूत व्यक्ति था
मैं उन तथ्यों को रहस्योद्घाटन इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि कुछ लोग अभी भी इस भ्रम में हैं कि संयुक्त निर्वाचक मंडल और सुरक्षित सीटों की व्यवस्था से महात्मा गांधी की आत्म संतुष्टि हो जाएगी। यह दिखा होगा कि मैं यह जोर दे रहा हूँ कि जब तक महात्मा गांधी के प्रस्ताव सामने नहीं आते तब तक इस प्रश्न पर चर्चा करना व्यर्थ है। फिर भी मुझे यह उल्लेख करना पड़ेगा कि महात्मा गांधी ने इन आश्वासनों को स्वीकार नहीं कर सकता कि वे उन्हें कांग्रेस इस मामले में आवश्यक कदम उठाए। मैं अपने लोगों की सुरक्षा के इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को परिपाटियों और समझ बूझ के भरोसे नहीं छोड़ सकता। महात्मा गांधी कोई अमर व्यक्ति नहीं है और यह मानते हुए कि कांग्रेस एक दुर्भाग्यपूर्ण शक्ति न भी सही तो भी उसका अस्तित्व नहीं बना रहेगा। भारत में बहुत से महात्मा रहे जिनका एकमात्र उद्देश्य छुआछूत मिटाना तथा दलित वर्गों का उत्थान और उनको अपनाना था, किंतु उनमें से प्रत्येक अपने ध्येय में असफल ही रहे। महात्मा गांधी आए और चले गए, किंतु अछूत लोग अछूत के अछूत ही बने रहे। मुझे महाड़ और नासिक के हुए संघर्षों तथा झगड़ों के दौरान सुधार की गति और सुधारकों की आस्था का काफ़ी अनुभव है और उनके आधार पर यह कह सकता हूँ कि दलित वर्गों का कोई भी शुभचिंतक या हितैषी कभी भी ऐसे सुधारकों को बढ़ावा दिए जाने की इजाज़त नहीं दे सकता है जो संकट के क्षणों में अपने लोगों की भावनाओं को आहत करने की अपेक्षा अपने सिद्धांतों को तिलांजलि देने की प्राथमिकता देता है। ऐसे सुधारकों की दलित वर्गों के लिए कोई उपयोगिता नहीं है। मैं इसलिए अपने लोगों की रक्षा के लिए कानून संपन्न गारंटी पर जोर देने के लिए बाध्य हूँ। यदि महात्मा गांधी सांप्रदायिक निर्णय को बदलना चाहते हैं तो यह उनकी जिम्मेदारी है कि अपना प्रस्ताव आगे लाएं और साबित करें कि उनका प्रस्ताव हमें सांप्रदायिक निर्णय के प्रदत्त गारंटी से ज़्यादा बेहतर गारंटी प्रदान करता है। मुझे आशा है कि महात्मा गांधी अपना कठोर कदम उठाना त्याग देंगे। जब हम पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करते हैं तो हमारा आशय हिंदू समाज को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाना नहीं है। यदि हम पृथक निर्वाचक मंडल को पसंद करते हैं तो हम ऐसा सिर्फ इस उद्देश्य से करते हैं ताकि हमारे भाग्य के मामले में सवर्णों पर अपनी पूर्ण निर्भरता को टाल सकें। महात्मा गांधी की तरह हम भी भूल करने के अधिकार का दावा करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि हमें इस अधिकार से वंचित नहीं करेंगे। उनका आमरण अनशन पर जान की बाजी लगाना किसी बेहतर उद्देश्य के लिए सार्थक होगा। मैं उनके इस कदम के औचित्य को तब ठीक समझता हूँ यदि इसे हिंदू और मुसलमानों के बीच अपना दलित वर्गों और हिंदुओं के बीच होने वाले झगड़ों को रोकने के लिए अथवा किसी अन्य राष्ट्रीय ध्येय के लिए उठाया होता। निश्चित रूप से इससे दलित वर्गों की तो कोई उन्नति नहीं हो सकती है, वे इसे जानते हों या न जानते हों, किंतु महात्मा गांधी के इस कृत्य का नतीजा दलित वर्गों के विरुद्ध उनके अनुयायियों के आतंक के अलावा और कुछ नहीं होगा। यदि दलित में हिंदू समाज से बाहर जाने का दृढ़ संकल्प कर लिया तो इस प्रकार का दबाव उन्हें हिंदू ढांचे में वापस लाने में सफल नहीं होगा। और यदि महात्मा गांधी दलित वर्गों से यह पूछना चाहते हैं कि हिंदू धर्म और राजनीतिक शक्ति के बीच उनकी पसंद या प्राथमिकता क्या है, तो मुझे पूरा यकीन है कि दलित वर्ग राजनीतिक शक्ति को ही पसंद करेंगे और महात्मा गांधी को जान देने से बचा लेंगे। यदि महात्मा गांधी ठंडे दिमाग से अपने द्वारा परिणामों पर गौर करें तो मुझे अत्यधिक संदेह है कि वे क्या तब भी विजय को हासिल करने लायक समझेंगे। इस पर गौर करना भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गांधी जी सवर्ण प्रतिक्रियावादी और अनियंत्रित शक्तियों को मुक्त छोड़ रहे हैं और इस तरीके से हिंदू समुदाय तथा दलित वर्गों के बीच घृणा की भावना
को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे उन दोनों के बीच विद्यमान खाई और चौड़ी हो रही है। जब मैंने गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी का विरोध किया था तो मेरे खिलाफ पूरे देश में बड़ा हाय तौबा मचाया गया था। तथाकथित राष्ट्रीय ध्येय के विरुद्ध देशद्रोही के रूप में चित्रित करने, मेरे पक्ष की ओर से आने वाले पत्राचार को दबाने तथा बैठकों और सम्मेलनों जिनमें से कई तो कभी संपन्न ही नहीं हुए कि औचित्यपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित कर मेरी पार्टी के खिलाफ प्रचार को मजबूत करने का षड्यंत्र चल रहा था। आम दलितों में विभाजन पैदा करने के लिए चांदी की गोलियां का बरोक टोक प्रयोग किया जा रहा था। कुछ झगड़ों की परिणति तो हिंसा में भी हुई थी। यदि महात्मा गांधी व्यापक स्तर पर इस सब की पुनरावृत्ति नहीं चाहते हैं तो भगवान के वास्ते उन्हें अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए और विनाशकारी परिणामों को टालना चाहिए। मेरा विश्वास है कि महात्मा गांधी ऐसा नहीं चाहेंगे, परंतु यदि वे स्वयं को उन निर्णयों से विरत नहीं करते हैं तो उनकी इच्छाओं के बावजूद भी इन नतीजों के सामना आना वैसे ही निश्चित और अवश्यभावी है जैसे कि दिन के बाद रात आती है। इस व्यक्ति को समाप्त करने से पूर्व मैं जनसामान्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मुझे यह कहने का हक है कि मैं इस मामले को बंद हुआ मानता हूं, तो मैं भी महात्मा गांधी के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार हूं, किंतु मैं विश्वास करता हूं कि महात्मा गांधी मुझे उनके जीवन तथा मेरे अपने लोगों के अधिकारों के बीच किसी एक को चुनने की आवश्यकता तक नहीं घसीटेंगे, क्योंकि मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने लोगों को हाथ पैर बांध कर शरणों के हवाले करने की रजामंदी कभी नहीं दे सकता। ये था दोस्तों बाबा साहेब अम्बेडकर का वक्तव्य, जो महात्मा गांधी ने दलितों या अछूत वर्ग के अलग प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते थे। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि अछूत या दलित उनके बराबर आए, चुनाव लड़ें और आगे निकलें। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने किस प्रकार एक सोए हुए समाज को जगाने का काम किया, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? बाबा साहेब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी तक ये वीडियो भेजिए। इसी प्रकार की वीडियो हम अक्सर लेकर आते रहेंगे। तो सभी दोस्तों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।